RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। उपसंयोजन यौगिकों की लगातार वीडियो में पिछली वीडियो में हमने आपको धातु कार्बोनिल यौगिकों की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की थी। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है उपसंयोजन यौगिकों का स्थायित्व। उपसंयोजन यौगिकों का स्थायित्व अर्थात हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी जो जटिल यौगिक हैं उनका स्थायित्व हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। स्थायित्व का मतलब है कि अगर कोई भी कंपाउंड आपका बना हुआ है Ml4, यहाँ M मेटल है, L लिगेंड है, तो ये जब भी विलयन में टूटेगा, जब भी आयनों में टूटता है तो ये अपने आयनों को अलग प्रकार से प्रदर्शित करे, अपने आप को उन आयनों के रूप में वियोजित करे। जैसे कि ये CuNH3 और आपका SO4 है, टेट्रा अमोनिकल कॉपर सल्फेट आपका है टेट्रामीन वाला। तो जब ये विलयन में टूटे, आयनों में टूटे, तो ये CuNH3 के रूप में आयनों का निर्माण करे। ऐसा नहीं है कि ये जो आपके लिगेंड है ये अलग, कॉपर अलग हो जाए और लिगेंड अलग हो जाए, इस प्रकार से उपस्थित नहीं होना चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्सेस के जटिल यौगिकों के स्थायित्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि जटिल यौगिकों द्वारा विलयन में या वियोजित होकर जटिल आयनों का निर्माण करना उसके स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। जटिल आयन यदि विलयन में उपस्थित हो जाते हैं तो जटिल यौगिक भी उतना ही अधिक स्थायी होता है। अब इनके स्थायित्व को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसकी व्याख्या, परिभाषा तो हमने कही थी, इसकी व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वो एक ये होता है कि जब भी आपका लिगेंड मेटल के साथ उपसंयोजी बंध बनाएगा तो उपसंयोजी बंध बनाने के पश्चात उसका जो यौगिक बनता है उसका स्थायित्व नियतांक उस यौगिक के स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। अब ये स्टेबिलिटी स्थायित्व भी किस प्रकार का होना चाहिए, ये है कि वो यौगिक टेम्परेचर यानी थर्मोडायनेमिकली किसी निश्चित ताप पर स्थायी है या नहीं, कहीं वो आपके जो लिगेंड हैं वो उस यौगिक में से निकल तो नहीं रहे। तो ये निर्भर करता है, ये प्रदर्शित किया जा सकता है उस यौगिक के स्थायित्व नियतांक पर। अब ये स्थायित्व नियतांक क्या होता है, इसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं उसको देख लीजिए। जब भी कोई उपसंयोजन यौगिक बनता है तो उसमें जो मेटल है वो तो लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। जबकि जो लिगेंड है वो लुईस अक्षार की भांति कार्य करता है, क्योंकि लिगेंड ही लोन पेयर देता है उस मेटल आयन को, सेंट्रल मेटल एटम को। तो इस अवस्था में अब यदि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये उपसंयोजी बंध थर्मोडायनेमिकली उष्मागतिकी के आधार पर स्थायी है, मजबूत है, ये नहीं टूटता, तो वह यौगिक अधिक स्थायी माना जाता है। अब इसके लिए हम दो कंडीशन ले सकते हैं। एक तो ले सकते हैं विलायक की अनुपस्थिति में। अगर कोई विलायक नहीं है तो उस अवस्था में हमारा ये यौगिक जो आपका मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड बना हुआ है, अगर ये टूट भी जाता है तो उस अवस्था में लिगेंड अलग हो जाएगा, लेकिन फिर से ये लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर इसके साथ यौगिक का निर्माण कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन तब आ जाती है कि अगर विलायक की उपस्थिति हो जाए। तो विलायक की उपस्थिति में क्या होता है, विलायक हमारे जैसे मान के चलिए लिगेंड के रूप में हमारा क्लोराइड आयन है, सपोज कर लो क्लोरो है, लेकिन विलायक के रूप में हमारा H2O हो सकता है, अमोनिया हो सकती है, एल्कोहल हो सकता है। अब इन तीनों में देखें तो ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर उपस्थित होते हैं, यानी ये भी एक प्रकार से लुईस अक्षार की भांति कार्य करते हैं। अब हमारा जो क्लोराइड है, क्लोरो या इसके अलावा अन्य जो भी लिगेंड है,
उस लिगेंड को प्रतिद्वंदिता यानी एक प्रतियोगिता सी करनी पड़ जाती है उस विलायक के अणुओं के सापेक्ष कि इन विलायकों में से ये विलायक के अणु पहले मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बनाएंगे या ये लिगेंड बनाता है। अगर लिगेंड तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है तो वह यौगिक स्थायी होगा, और अगर लिगेंड की तुलना में ये आपके जो विलायक के कण हैं अगर वो उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं तो फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कम स्थायी होगा या कह सकते हैं अस्थायी होता है। तो अब इसके आधार पर हम किस प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं वो देखिए। अब हमें चतुष्फलक यौगिक Ml4 के निर्माण को लेकर चलते हैं जिसका निर्माण होता है M और 4 लिगेंड्स के द्वारा। ये मानकर चलते हैं कि इसमें जो हमारा सोलवेंट है विलायक है उसके अनुपस्थित नहीं है, यानी विलायक की अनुपस्थिति में अब हम इस यौगिक Ml4 की स्थायित्व की व्याख्या किस प्रकार करते हैं उसको समझाते हैं। तो जब इसमें साम्यावस्था आ जाती है तो इसके लिए एक स्थिरांक का मान हम ले सकते हैं जिसको हम K से रिप्रेजेंट करें तो K इक्वल टू हो जाएगा आपका उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता, यानी ये हो सकता है Ml4 अपॉन M और L की पावर 4 के रूप में हम इसको ले सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि चारों के चारों लिगेंड एक साथ ही इसके ऊपर आक्रमण कर देते हो, एक साथ इसके साथ अभिक्रिया कर सकते हो। तो अगर ये अभिक्रिया विभिन्न स्टेप में होती है, डिफरेंट स्टेप में होती है, तो उसको अगर हम लेकर चले डिफरेंट स्टेप्स को तो उसमें क्या ले सकते हैं। सबसे पहले इस मेटल के साथ एक लिगेंड रिएक्ट करेगा और उसके बाद एक कंपाउंड बना देगा Ml। इसके लिए सपोज करो हमारा जो स्थायी नियतांक है स्थायित्व नियतांक वो K1 है, तो इसका मान हो जाएगा Ml अपॉन M इंटू L के इक्वल। फिर इसके पश्चात अगर हम इस Ml की अभिक्रिया दोबारा से अगले लिगेंड के साथ कराएं तो ये हमारा हो जाएगा Ml2, यानी अब की बार अगर हम इसके स्थायित्व स्थिरांक की मान निकालें तो K2 इक्वल टू हो जाएगा उत्पाद यानी Ml2 अपॉन में Ml इंटू L, Ml इंटू L के रूप में इसको लिया जा सकता है। फिर तीसरे स्टेप में ले लीजिए, ये Ml2 फिर से लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा Ml3, और ये Ml3 लास्ट में एक और लिगेंड के साथ रिएक्ट करके बना देता है Ml4, जिनके स्थिरांक को हम K3 और K4 के रेस्पेक्ट में लेकर चल सकते हैं। K3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा Ml3 अपॉन Ml2 इंटू L, और ये हो जाएगा Ml4 अपॉन Ml3 इंटू L। अगर K4 का मान निकालेंगे तो ये Ml4 अपॉन Ml3 इंटू L के रेस्पेक्ट में हम इसको लेकर चल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस K1, K2, K3, K4 यानी अलग अलग प्रकार के यौगिकों के लिए, ये अलग अलग यौगिक है हमारे, इनके लिए स्थायित्व स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ विभिन्न पदों में और यहाँ केवल एक चरण में हमारा Ml4 बन रहा है, तो इन सभी जो स्थिरांक आए हैं हमारे, इन सब में भी आपस में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है, देखिए यहाँ Ml4 ऊपर है और M और L है नीचे, तो इसमें Ml, Ml2, Ml3, Ml4 ये एक्स्ट्रा हैं। तो हम अगर इन सभी की गुणा करके देखें तो हम इसका मान स्थायित्व का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम K1, K2, K3 और K4 की गुणा करें तो यहाँ पर ये मान आ जाएगा। K1 का मान था हमारा Ml अपॉन M इंटू L, मैं विदाउट ब्रैकेट लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहा, लेकिन ध्यान रखना Ml का, M और L का। दूसरा था हमारा Ml2 अपॉन Ml इंटू L, फिर था हमारा Ml3 अपॉन Ml2 इंटू L, और एक और था हमारा Ml4 अपॉन Ml3 इंटू L। जैसे इसको देखेंगे तो देखना Ml से Ml, Ml2 से Ml2, Ml3 से Ml3 कैंसिल, बाकी जो बच गया वो लिख लो Ml4 अपॉन M इंटू L, 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 तो L की पावर 4, जो कि हमारा K का मान आ गया Ml4 अपॉन M इंटू L की पावर 4। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि K1, K2, K3, K4 इन सब की गुणा हमारी
के इक्वल आ सकती है। यहाँ तो हम इसको स्थायित्व स्थिरांक के रूप में ले रहे हैं, हम इसको वियोजन स्थिरांक के रेस्पेक्ट में भी उल्टा लेकर भी चल सकते हैं, यानी ये Ml4 को हम तोड़कर चल सकते हैं M और L के 4 मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में भी इसको लेकर चला जा सकता है, वहां वियोजन स्थिरांक के रूप में आ जाएगा। और एवं के करके हम लिख सकते हैं, अगर वियोजन स्थिरांक बीटा है जिसका मान हम लिख रहे हैं M इंटू एल की पावर 4 अपॉन Ml4 के रेस्पेक्ट में, तो यहां से हम बीटा निकाल सकते हैं 1 अपॉन के इक्वल। इस के को देख लीजिए, एक दूसरे के उल्टे हैं दोनों के दोनों, तो बीटा यानी वियोजन स्थिरांक इक्वल टू 1 अपॉन के यानी स्थायित्व स्थिरांक। तो जिस किसी यौगिक का स्थायित्व स्थिरांक जितना अधिक है उसका वियोजन स्थिरांक उतना ही कम होगा, या हम इसके व्युत्क्रम में भी कह सकते हैं कि अगर वियोजन स्थिरांक अधिक है तो उसका स्थायित्व कम होगा, वियोजन स्थिरांक कम है तो स्थायित्व अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक के लिए उसके स्थायित्व की गणना प्रयोगों के द्वारा कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो इसमें आता है स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन है वो किस प्रकार के द्वारा प्रभावित हो सकती है, कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो आता है, चूंकि इसमें दो ही चीज होती है, एक तो धातु और एक लिगेंड, इन दोनों के बारे में ही जो आपके प्रभाव हैं वो इनको प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले आता है धातु आवेश। अब धातु आवेश हमारा दो प्रकार से लिया जा सकता है, एक तो आवेश की मात्रा और एक परमाणु का आकार। जितना अधिक आवेश होगा उतना ही ज्यादा यौगिक स्थायी होगा, उतना ही अधिक स्थायी। जैसे कि अगर हम Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव को ले लें तो परमाणु हमारा एक ही है, लेकिन जिस पर अधिक आवेश होगा वो अधिक आकर्षण बल लगा देगा लिगेंड के साथ, यानी वो उतना ही अधिक स्थायी यौगिक, स्थायी जटिल यौगिक का निर्माण कर देगा। अब एक तो आवेश के रेस्पेक्ट में हो गया, लेकिन अगर परमाणुओं को हम आकार के रूप में देखें तो धातु का आकार समान आवेश के साथ जिसका आकार कम होगा वो उतना ही अधिक स्थायी यौगिक का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि आकार कम और समान आवेश होने पर उसका जो आवेश घनत्व होगा वो अधिक होता हुआ चला जाएगा। जैसे Cu2 पॉजिटिव की बात करें और Mn2 पॉजिटिव की बात अगर हम कर लें तो यहां पर किसके द्वारा अधिक प्रभावी जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बनाया जाएगा, तो वो कॉपर के द्वारा अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव का आकार आवेश दोनों पर समान बराबर है, लेकिन जो आकार है वो कॉपर 2 पॉजिटिव का छोटा है, कम है Mn2 पॉजिटिव की तुलना में। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि कॉपर 2 पॉजिटिव के कोऑर्डिनेट कंपाउंड Mn2 पॉजिटिव की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो पहली बात तो हमारा धातु आवेश होगा, या धातु आवेश घनत्व के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। दूसरा अगर हम पॉइंट लेकर चलें तो वो लिगेंड के लिए होता है लिगेंड की बेसिसिटी यानी अक्षारकता जिसको बोलेंगे। तो लिगेंड की बेसिसिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, यानी जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको डोनेट करने की, उसको दान प्रदान करने की क्षमता ही उसकी भाषमिकता, बेसिकता या बेसिसिटी कहलाती है। जो लिगेंड जितनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ही ज्यादा परबल आकर्षण बल बनाएगा, उतना ही ज्यादा परबल बंध बनाएगा, यानी वो यौगिक उतना ही अधिक स्थायी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम H2O और NH3 के रेस्पेक्ट में ले लें तो ये NH3 है वो एक परबल लिगेंड होता है जल के मुकाबले, जल के अणुओं के मुकाबले। उसका कारण ये होता है कि ये आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देता है। इस कारण अमोनिया के यौगिक जैसे अगर हम ले लें CuH2O6 के रूप में ले लें और यहाँ पर CuNH3 को ले लें, इस प्रकार से ले लें, तो यहाँ पर देखिए H2O और NH3, यहाँ NH3 वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अधिक स्थायी होंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो वो आता है चीलेशन। चीलेशन के बारे में हमने आपको पहले बता रखा है कि जो लिगेंड चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं उनके इस गुण को चीलेशन कहा जाता है, और बने हुए चक्रीय यौगिक, चक्रीय जटिल यौगिक चीलेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि चीलेट जो होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं साधारण उपसहसंयोजन यौगिकों से, साधारण जटिल यौगिकों से। तो जिसमें जितनी ज्यादा रिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी हो जाएगा।
इसमें एक बात और आती है, एक विशेष प्रभाव होता है, जो 5 परमाणु समूह वाला एक रिंग होती है, यानी पेंटागन जो रिंग होती है वो हेक्सागन रिंग से, जिसमें 6 परमाणु उपस्थित होंगे इस रिंग में, उसके मुकाबले अधिक स्थायी होता है। वैसे ये प्रभाव मैक्रोसाइक्लिक यानी बड़ी जो संरचना होती है, मैक्रो अर्थात वृत्त चक्रीय यौगिक जो होते हैं उनके रूप में लिया जाता है, लेकिन 5 और 6 रिंग में ये फर्क हो जाता है कि 5 परमाणु संरचना वाले जो चिलेट होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं 6 परमाणु संरचना वाले से। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में आपके सामने जो जटिल यौगिक हैं, उत्सर्जन यौगिक हैं, उनके स्थायित्व को और उनके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हमारा ये चैप्टर समाप्ति की ओर अग्रसर है। बस इसमें एक टॉपिक और रह गया आपका, जो है उपसर्जन यौगिकों के अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग थ्योरेटिकल ही है, आप लोग बुक में से इनको देख लेना। अब हम इसके बाद आपके सामने इसकी जो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है उसके अभ्यास के प्रश्न और जो पहले पाठ्यनीति प्रश्न है चैप्टर के बीच में, उन पाठ्यनीति प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।